अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस से। बस 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाऊँगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा। इतना कहकर अनूप ने फ़ोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे राघव जी और उनकी पत्नी माला ने भी बड़े उत्साह से अपना बैग अटैची संभाल लिया, क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने वाला ही था। गाड़ी भी रेंगने लगी थी। माला ने भावुक होते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि कैसे 5 साल बीत गए। भोलू भी अब तो बोलने लगा है। राघव जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फ़ोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी तब आओगे तो मैं आता ही नहीं। 5 साल में एक बार भी बेटे बहू ने नहीं बुलाया है। ओहो, आप तो हर समय झुंझलाते ही रहते हैं। अरे बच्चे अपने काम में बिजी थे तो बुलाकर हमारी देखभाल कैसे करते। दोनों को ऑफिस जाना होता है, खाली घर में क्या करते हम। ठीक है, अब तो बुला लिया ना, पत्नी ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी ज़्यादा टेंशन मत करना। दिल्ली का सिस्टम अलग है। हाँ हाँ, जानता हूँ। चलो, प्लेटफार्म आ गया, राघव जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभाले माला भी चल रही थी। 5 साल पहले बेटे अनूप और विशाखा ने दिल्ली में ही गुपचुप शादी कर ली थी। राघव जी और माला को जब पता लगा तो वे बहुत नाराज हुए थे। अब 5 साल बाद जब उनका पोता 2 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। बहुत मनाया, कई बार दोनों ने सॉरी बोला, तब कहीं जाकर राघव जी और माला जी ने पार्टी में आने का मन बनाया था। लेकिन पक्का निर्णय उस समय लिया जब 2 साल के नन्हे भोलू ने अपनी तोतली जबान में दादा दादी को इनवाइट किया तो सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करा लिया। राघव जी ने माला जी का हाथ पकड़कर प्लेटफार्म पर उतारा और अनूप को फ़ोन करने लगे। बेटा, हम प्लेटफार्म पर आ चुके हैं। तुम कितनी देर में यहाँ पहुँच रहे हो? ओह पापा, बस आधा घंटा लगेगा। आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय वाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, अनूप ने उत्तर दिया। तुम अभी भी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो? तुम तो कह रहे थे कि 10 मिनट में। अरे पापा, एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूँ 20-25 मिनट में, उनकी बात के बीच में ही कहकर अनूप ने फ़ोन काट दिया। राघव जी स्वयं को संयत करते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं हैं। अभी आधा घंटा लगेगा, पहुँचेंगे करीब 1-1.5 घंटे में। ऑफिस यहाँ थोड़ी रखा है, हद है। ओहो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो? आ जाएगा, काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा, माला ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा अनु का पक्ष लेती हो। अरे जब उसे मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो क्या गाड़ी नहीं भेज सकता था स्टेशन? और फिर जब पार्टी आज है तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती थी। राघव जी बोले, छुट्टी की क्या ज़रूरत है? पार्टी होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल का काम है। हमें क्या, हम तो पैसा लेकर पहुंच जाएं बस। माला जी ने शांति से पुल पर चढ़ते हुए कहा। बस माँ बाप रिश्तेदार सबको चूल्हों में झोंको। और राघव जी झुंझलाने लगे। अच्छा अब बस करो, किधर जाना है? माला जी ने बात काटी। इधर चलो, प्लेटफार्म एक इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। राघव जी सूटकेस घसीटते हुए बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद राघव जी ने फिर अनूप को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ हो? बस पापा, अभी पहुँचा, ऑफिस से निकल चुका हूँ, ज़रा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुँच रहा हूँ, अनूप का जवाब था। फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए राघव जी को खामोश देखकर माला ने कहा, क्या हुआ? अभी होटल जा रहा है एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा, राघव जी ने बिस्कुट मुंह में डालते हुए कहा। चलो ठीक है, आ जाएगा। वैसे अभी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है। पार्टी तो शाम को 7 बजे से है, माला ने कहा। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँगने लगे थे। राजेंद्र जी ने फिर अनूप को फ़ोन किया।
बहुत देर तक घंटी बजती रही और कोई उत्तर न मिला। 2-3 बार फ़ोन करने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राघव जी झल्लाते हुए बोले, अब फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। माला ने राघव जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि फ़ोन उठाए। आधे घंटे में आने को बोला था और 1.5 घंटा बीत चुका है, यह क्या तरीका है। राघव जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। दिल्ली का ट्रैफिक मालूम है, खामखा नाराज हो रहे हो, आ जाएगा। माला ने कहा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। राजेंद्र जी ने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ कहाँ हो? अनूप ने उत्तर दिया, पापा सॉरी, मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी, मैं विशाखा को फ़ोन करता हूँ, वह आपको लेने आ जाएगी। उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। जब उसका ऑफिस पास ही है तो पहले नहीं कर सकता था? ठीक है करो, हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, राघव जी ने कहा और फिर माला जी के पास आकर बेंच पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे। भूख भी लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझलाते हुए राघव जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है, ऑफिस पास है तो अभी तक नहीं आ पाई। देवी जी, अच्छा बेवकूफ़ बनाया, ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें अपने घर का पता भी तो नहीं बताया, वरना हम ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, अपना काम एकदम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है। आ जाएगी, वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे, अब तक तो केवल फोटो में ही देखा है। अच्छा, आप कुछ खा लीजिए, कहते हुए माला ने पोड़ी आलू और अचार डिस्पोजल प्लेट में लगाया और प्लेट पति के सामने बढ़ा दी। भूख जोरों की लग रही थी, अतः सब कुछ भूलकर राघव जी ने पोड़ी आलू खाए, पानी पिया और एक एक चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतजार करने लगे। 2:45 बज चुके थे पर अभी तक कोई भी नहीं आया था। राजेंद्र जी ने फिर फ़ोन किया तो अनूप ने कहा, अरे पापा, मैं तो समझ रहा था कि विशाखा आपको ले आई होगी, मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर अब घर की तरफ जा रहा हूँ, मैं अभी विशाखा से बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। राघव जी एकदम शांत होकर बैठ गए। माला बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद फिर अनूप का फ़ोन आया। हेलो पापा जी, विशाखा पहुंच रही है अभी, आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच जाइए। राघव जी ने झटपट उर्मिला को उठाया और अपनी अटैची बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गया और अभी तक हमारी सुध नहीं आई इन लोगों को। तुम्हें क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? पत्नी के चेहरे की ओर देखकर राघव जी बोले, पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। माला ने दर्द के कारण कठिनाई से कहा, अच्छा चलो वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना, जब बहू आएगी तो वहीं बुला लूँगा। अरे उसका नंबर तो पूछा ही नहीं अनूप से, राघव जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम में लौट आए। माला को बेंच पर लिटाना चाहा, लेकिन तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे, अतः केवल बैठने का ही स्थान शेष था, जिस पर माला बैठ गई। राघव जी ने बहू का फ़ोन नंबर पूछने के लिए अनूप को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बताता रहा। थक कर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। माला के चेहरे से पता लग रहा था कि तकलीफ बढ़ रही है। अब राघव जी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर अनूप को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक नारी स्वर ने फ़ोन पर प्रश्न पूछा। बेटा, मैं अनूप का पापा बोल रहा हूँ, तुम विशाखा हो ना? यस, मैं विशाखा बोल रही हूँ, पर मैं आपको तो नहीं जानती। और यह अनूप कौन है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। फ़ोन कट गया। राघव जी हैरान व परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो अनूप के नंबर पर उससे बात हो रही थी, अब अचानक यह रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव झलक रहे थे। माला भी अब तक कराहने की स्थिति में आ चुकी थी। पत्नी को धैर्य बंधाकर कुछ दवाइयाँ लेने वह
स्टेशन के बाहर निकल आए। यहाँ वहाँ देखा, कोई मेडिकल स्टोर नज़र नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूर पर एक मेडिकल स्टोर तक पहुँचे, लेकिन उसने बिना डॉक्टर की पर्ची कोई भी दवा देने से मना कर दिया और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। राघव जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फ़ोन निकालकर फिर से अनूप को फ़ोन लगाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सॉरी, रॉन्ग नंबर सुनकर वह चुप हो गए। रुआंसा चेहरे लिए वे स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। माला अभी भी करा रही थी। राघव जी को देखकर पूछने, कितनी देर में आएगा अनूप? राघव जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया। बहुत दर्द है, हाँ में सिर हिलाने के बाद माला ने फिर पूछा, कितनी देर? चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दूँ, पता नहीं क्या हो गया अचानक। माला की बात काटते हुए राघव जी उन्हें उठाने लगे। अरे अनूप कब आएगा? आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? उसको आने दीजिए, वही दिखा देगा, माला ने कहा। राघव जी ने माला से बिना नज़र मिलाए कहा, पता नहीं कब आएगा और तुम कब तक दर्द सहती रहोगी। चलो बाहर चलो, कोई न कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। माला चलने को खड़ी हुई, पर लड़खड़ाकर फिर बैठ गई। नहीं चला जा रहा है, लगता है पैरों में जान ही नहीं रही। अरे हिम्मत तो करो, आओ मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, राघव जी ने कहा। नहीं, रहने दो, मुझे लिटा दो बस। माला ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर ही लुढ़क पड़ी। राघव जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे माला को लिटाकर फिर फ़ोन निकाला और उन्हें चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर राघव जी की आंखें माला के दर्द में डूबे चेहरे पर पड़ते ही भर आई। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी? राघव जी ने गीली आंखें लिए भर्राए गले से सारा हाल कह सुनाया। सहायक बोला, अरे अंकल, आप किस चक्कर में पड़े हैं? यह दिल्ली है, आपका बेटा और बहू, कोई आपको लेने आने वाला नहीं है। आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। यह दिल्ली जितनी बड़ी है, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। सहायक चला गया। राघव जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए माला के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखकर राघव जी को पर्चा पकड़ा दिया। राघव जी ने डॉक्टर से फीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह हैं, आपसे कैसी फीस? आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयाँ ले लीजिए, मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में है। राघव जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे, तभी सहायक ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता देखकर राघव जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगानों जैसे हो गए हैं, ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। राघव जी माला जी के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा। उसने दवाइयाँ राघव जी को दे दी और माला को उठाकर दवाइयाँ दी। सहायक अभी भी पास में ही खड़ा था। उसने राघव जी से कहा, अंकल आप बरेली से आए हैं ना? हाँ, आज सुबह ही तो। राघव जी ने अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाए थे कि सहायक ने कहा, जी मैंने देखा था अंकल, वह गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफार्म से वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको यहाँ लेने आने वाला कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आपकी ही तरह एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिनों तक अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा।
वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा। वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राघव जी ने जेब से 500 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। नोट लेकर सहायक चला गया। माला को दवाई से आराम मिलने लगा था। बरेली की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफार्म पर लग रही थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल माला को दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफार्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी कि तभी फ़ोन की घंटी सुनकर राजेंद्र जी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? अनूप फ़ोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर राजेंद्र जी ने फ़ोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेज़ी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।